सर्वकशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी पूर्व की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सरकारी योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और उसके माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन और उसकी जो है डिटेल एनालिसिस को भी देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसके दूसरे भाग को देखेंगे और देखेंगे कि योजनाओं से संबंधित आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से फिर से हमारा यही प्रयास होगा कि जो है कम समय में अधिकतम आउटपुट निकाला जाए। यानी 20 प्रश्नों के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग 45-50 योजनाओं को आपके सामने रखा जाए। तो सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि बिल्कुल धैर्यपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा और उसका उत्तर निकालने का प्रयास करिएगा। तो विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो आज पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नांकित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है। आपको जो नरेगा कानून था 2005 में आया उसके बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 उसके प्रावधानों में से क्या सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो जैसा कि यह एक्ट जो है अगस्त 2005 में पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ और आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ते हुए इसको मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया और इसमें आपको पता है अकुशल श्रमिकों को, जो कि कोई भी हो, वयस्क हो, जिसको कार्य करने की इच्छा हो वह रोज़गार पा सकता है। तो इसके तहत जो है 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है और यह एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यह कानूनी तौर से बाध्य है और यह एक अधिनियम के अंतर्गत समाहित है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको पढ़ना है प्रत्येक विकल्प को। तो पहला विकल्प है कि नरेगा के तहत 1 वर्ष में 100 दिन का रोज़गार हर घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा अगर आप काम करने के इच्छुक हैं और यह प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की बात है। और दूसरा जो पॉइंट है, नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यह गरीबी को ख़त्म करने के उद्देश्य से ही लाया गया था और यह विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी स्कीम मानी जाती है। इस तरह से दूसरा पॉइंट भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 10 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि यह 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। तो यह कथन गलत है और गलत ही इसमें पूछा गया है। फिर भी अगले विकल्प को भी पढ़ लेते हैं। अगला जो है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपका सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उसके वर्ष दिए गए हैं, प्रारंभ किया गया वर्ष जो है आपको इसमें सही मिलान करके बताना है। जिसमें पहला जो ए योजना है वह है ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना। ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना यह 1996 में प्रारंभ की गई, यानी 1996-97 में। और इसका उद्देश्य जैसा कि नाम से ही पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्क मार्ग से जोड़ना था। तो यह 96-97 में प्रारंभ हुई। एक दूसरा जो बी योजना जो है वो गंगा कल्याण योजना है। गंगा कल्याण योजना 1997-98 में प्रारंभ हुई। 97 और 98 में प्रारंभ हुई और इसका जो उद्देश्य था वह बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लघु तथा सीमांत किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना।
यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। गंगा कल्याण नाम है तो इसका मतलब यह नहीं कि गंगा का कल्याण करना है। यहाँ पे गरीब, लघु और सीमांत किसानों का कल्याण करना है। और किस तरह करना है कि उनको जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनकी कृषि अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, उनकी आय भी बढ़े। तो इस तरह से गंगा कल्याण योजना में कंफ्यूज मत होइएगा। एक इसी प्रकार की हरियाली योजना है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हरियाली यानी हरा भरा करना है, लेकिन यह बात सिर्फ नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल गलत बात है। हरियाली योजना का हरियाली से कोई संबंध नहीं है। हरियाली योजना का जो उद्देश्य था वह था जल प्रबंधन करना। यह योजना 2003 में प्रारंभ हुई थी। हरियाली योजना 2003 में प्रारंभ हुई। तो इस तरह नाम पे कभी कभी मत जाइएगा। नाम जरूरी नहीं है कि उसका उद्देश्य पूरा करता हो। इस तरह गंगा कल्याण योजना गंगा का कल्याण नहीं, अपितु बीपीएल जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध करा के उनकी कृषि को अच्छी करना और उनकी आय को बढ़ाना उद्देश्य था। यह 97-98 में प्रारंभ हुई। 1978 और यह जो थी वह ग्रामीण संपर्क योजना, ये जो है 96-97। तीसरा जो है समग्र आवास योजना। समग्र आवास योजना जो है 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई, यानी 99-2000। और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो उनकी जीवन की गुणवत्ता और उनके समग्र आवास में सुधार लाना। यानी समग्र आवास योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, गुणवत्ता को बढ़ाना। तो यह आपकी योजना जो है 1999 में प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे 1999 2000 कर लीजिए। और जो अंतिम योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को। और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्हें जिला मुख्यालयों से जोड़ना, और ये ऐसी सड़कें हों जो हर मौसम में चलने योग्य हों। और ये इसमें एक क्राइटेरिया भी था कि अगर कोई मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे 500 की जनसंख्या की आबादी रह रही है तो उनको सड़क से आवश्यक रूप से जोड़ा जाएगा। इसी तरह अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पे 250 की आबादी अगर कहीं रह रही है तो वहाँ पे सड़कों के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में प्रारंभ हुई। 2000 विकल्प कहाँ दिख रहा है? तीसरे में। तो डी का तीसरा और डी का तीसरा एक ही मैच करने से हमारा सब मैच हो जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना 96-97 ए का 2 हो जाएगा। गंगा कल्याण योजना जो कि 97-98 बी का 1 हो जाएगा। समग्र ग्राम आवास योजना जो कि 1999 में। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा दूसरे प्रश्न का विकल्प बी। विकल्प बी एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से एक गांव की पहचान करके और उनको विकसित करना था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जब सरकार यानी सत्ता पार्टी का जो है परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो इसको 11 अक्टूबर 2014 और 11 अक्टूबर जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस होता है। तो इस दिन 2014 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण इलाकों का विकास करना। और इसके तहत जो है संसद सदस्य क्या करते थे कि एक गांव को गोद लेकर उनका विकास करने का संकल्प लेते थे। इस तरह उस गांव का जो गोद लिया हुआ गांव है उसको 2 वर्ष का समय दिया गया था, यानी 2004 में प्रारंभ हुई। तो 2016 तक उस गांव को जो गोद लिया गया है संसद सदस्यों द्वारा, उसको एक आदर्श ग्राम के रूप में उसको स्थापित करना यानी विकसित करना था। और इसी में और भी पॉइंट था कि जो है 2019 तक एक गांव को आदर्श बनाने के बाद 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 5 गांव गोद लेकर उनका जो है सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। इस तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में 11 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी।
और इसके उद्देश्यों को मैंने बता दिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी 2014। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन। इसको सही कर लीजिएगा, योजना इधर कर सकते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इसको आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कंफ्यूज मत होइएगा, यह अलग योजना है, वह अलग योजना है। तो इसमें क्या था कि यह योजना जो है 19 मई 2019 को इसकी स्वीकृति दी गई। यानी कि जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो जब कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, प्रथम बैठक हुई, तो उसी में इस योजना को स्वीकृति दी गई। लेकिन इसकी लॉन्चिंग है वो 12 सितंबर को हुई। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अप्रूवल इसको कब दिया गया? अप्रूवल 19 मई को। जब 2019 में मोदी जी की सरकार पुनः आई तो 19 मई 2019 को इसको जब प्रथम बैठक हुई कैबिनेट मंत्रियों की, तो उसमें इसको अप्रूवल मिला। लेकिन 12 सितंबर 2019 को पीएम मोदी जी के द्वारा रांची से इसको 12 सितंबर, वर्ष वही है 2019, 12 सितंबर 2019 को रांची से मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस योजना में क्या था कि इस योजना का जो उद्देश्य था वो किसानों को एक निश्चित आयु के बाद उनको पेंशन उपलब्ध कराना, और इस योजना के जो लाभार्थी बन सकते थे वो 18 से 40 वर्ष के किसान। और कैसे किसान? लघु और सीमांत किसान। जो इसकी शर्त थी वह लघु और सीमांत किसान की थी। अब आप लघु और सीमांत सोच रहे होंगे ये क्या है? पिछले प्रश्न में भी आ चुका है, तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। लघु किसान उनको बोलते हैं, लघु किसान वे होते हैं जिनके पास कृषि भूमि 1 से 2 हेक्टेयर होती है। यानी 2 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, उनको लघु किसान बोलते हैं। और जो सीमांत किसान होते हैं वह 1 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र वाले किसान होते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वह सीमांत होते हैं, और 1 से 2 के बीच में जिनके पास है वह लघु किसान होते हैं, और 2 के ऊपर वाले को बृहद किसान बोला जा सकता है। और भारत देश में, जैसा कि भारत देश में लगभग सीमांत किसान की जो संख्या है वह लगभग 65% है, यानी 65% है। सबसे ज़्यादा सीमांत किसान पाए जाते हैं। इसी उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसमें छोटे यानी लघु और सीमांत किसानों को लिया गया था। जो 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान हैं वो इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। ये लाभ उनको कैसे प्राप्त होगा? उनको क्या करना है कि आयु के अनुसार उनको अपना प्रीमियम भरना है। मिनिमम 20 साल तक, यानी 18 वर्ष का अगर कोई है तो उसे 20 साल तक 2 वर्ष और बढ़ाना है, यानी 2 वर्ष तक प्रीमियम भरना है। और मैक्सिमम 42 ईयर्स यानी 42 साल तक उसको प्रीमियम भरना है। इस तरह आयु के अनुसार प्रीमियम तय किया गया, और प्रीमियम की राशि जो रखी गई वो 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक। यह प्रीमियम आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। जैसे अगर कोई 18 वर्ष का किसान है तो वह उसके लिए 55 रुपये रखा गया, और जो मैक्सिमम एज का है उसके लिए मैक्सिमम, यानी एक ऐसे क्रम है, आयु के अनुसार उसको रखा गया है प्रीमियम। और यह प्रीमियम मासिक रूप से दिया जाएगा। और जब वह किसान 60 वर्ष अपनी आयु पूरी कर लेगा तो उसको 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से अगर अब इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करें तो यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित योजना है। बिल्कुल सही बात है, स्वैच्छिक है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बस कैटेगरी ध्यान रखिएगा, पात्रता ध्यान रखिएगा कि पात्रता अगर आपके पास लघु और सीमांत किसान हैं, 18 से 40 की आयु के बीच के हैं, तो आप इसके पात्र हैं। बाकी लेना या ना लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह स्वैच्छिक है। और अंशदान, जैसा कि प्रीमियम भरना होता है तो इसमें अंशदान भी ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है, इस योजना से देश के सभी छोटे सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। बिल्कुल इससे लाभान्वित होंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, योजना के लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में
5 करोड़ लघु व सीमांत किसान इसके जो है लाभान्वित होंगे, ये भी बात सही है। और अंतिम कथन जो है, किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, यह बात भी सही है। तो इसमें सारे विकल्प सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। विकल्प डी एकदम सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आशा योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो आशा योजना, जैसा कि आशा नाम आप ग्रामीण क्षेत्रों में भली भांति इस नाम से परिचित होंगे। तो आशा किसको बोलते हैं? आशा आशा सुने होंगे, लेकिन पूरा नाम शायद ही सुने होंगे। आशा का जो नाम होता है वह होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मैं लिख देता हूँ, एक्रीडिटेड सोशल, एस से सोशल, एच से क्या हुआ आपका हेल्थ हुआ, और ए से क्या हुआ एक्टिविस्ट हुआ, एक्टिविस्ट। तो इस तरह इसका पूरा रूप ये है कि मान्यता प्राप्त जो सामाजिक स्वास्थ्य करता है उनको आशा बोला जाता था। और यह आशा किस योजना के तहत इनका जो है गठन किया गया, इनकी नियुक्ति की गई? तो वह स्कीम जो थी वह थी NRHM, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में प्रारंभ किया गया था। 5 वर्षों के लिए, 5 नहीं 7 वर्षों के लिए, 2005 से 12 था, 2005 से 12 यानी 7 वर्ष हो गए। 2005 से 12 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सुगमता से वहनीय यानी अफोर्डेबल और जवाबदेही वाली गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जाएं, और उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का टारगेट किया गया और गरीब लोगों को इसमें ध्यान रखते हुए इस योजना का संचालन और आशा की नियुक्ति की गई। आशा का पूर्ण रूप आप देख चुके हैं। और अगर आशा की बात करें तो आशा का जो कार्य था वह स्थानीय स्वास्थ्य, आज भी आप देखते होंगे कि जो है महिलाओं संबंधी जो है कोई भी स्वास्थ्य संबंध बातें हैं वह आशा करती हैं। और वह कैसे करती हैं? खुद डॉक्टर नहीं होती हैं, बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वह करती हैं और गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जो है सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और आशा की जो नियुक्ति है वह एक मानक जनसंख्या यानी 1000 जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की बात है। और NRHM जो ये स्कीम है वो इन्हीं के माध्यम से संचालित होती है। तो NRHM ध्यान रखिएगा, यह 2005 में प्रारंभ हुआ था और इसी NRHM का संचालन आशा करती हैं। और इसी के बाद जो है 2005 के बाद में 2013 में क्या हुआ कि यही स्कीम शहरी क्षेत्रों के लिए लाई गई, जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कहा गया। 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया और इन दोनों योजनाओं को मिला के, इन दोनों योजनाओं यानी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों को ही मिला के 2013 में क्या नाम दे दिया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। यानी दोनों को एकता के सूत्र में बांध दिया गया और ये दोनों योजनाएं अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हैं और उसी के अनुरूप संचालित होती हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना। दूसरा विकल्प है स्थानीय नेतृत्व व स्वशासी संस्थानों का विकास करना। तीसरा है खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। और अंतिम विकल्प है लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो बहुत ध्यान से विकल्प को पढ़िएगा। इसमें यह जो विकल्प है वो आपको भ्रमित कर सकता है, क्योंकि मानसिक सोच की परिवर्तन करने की बात है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है और इसमें जितने भी पॉइंट हैं सभी एकदम सत्य हैं। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को
मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके जो उद्देश्य हैं ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। और यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1952 में भारत के 55 विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। 55 विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य, जैसा कि ऊपर के जितने विकल्प हैं सब सही हैं, और अगर इनको एक होलिस्टिक तरीके से एक साथ देखें तो इसका पूरे का जो एक मिनिमम उसमें अगर हम समराइज करें तो इसका होगा कि यह ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करने का एक माध्यम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस तरह सर्वांगीण विकास में आप जानते ही हैं कि सब कुछ उसमें समाहित कर लिया जाता है। तो यह ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए था। तो इसमें समस्त जो आपके विकल्प हैं वो एकदम सही हैं और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नष्ट कार्यक्रमों एवं योजनाओं में से किसका सुमेलन सही नहीं है? आपको जो सही नहीं है वह बताना है। तो इसमें अगर सघन कृषि विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह 60-61 में प्रारंभ की गई, 60-61 में, 1960-61। इसका जो उद्देश्य था वह किसानों के बीज जो है किसानों को जो है बीज यानी सीड्स, उर्वरक, ऋण आदि प्रदान करना था और इसको देकर उनकी कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना था। और इस कार्यक्रम ने किसानों को कृषि में नई तकनीकों जैसे फसल चक्र में कैसे परिवर्तन किया जाए या सिंचाई प्रणाली का कैसे विकास किया जाए, यह योजना इसमें मदद की और किसानों की आय में थोड़ा सा वृद्धि हुई। तो सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1960-61, तो यह 61 है, तो मान सकते हैं सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पिछले प्रश्न में ही बताया 2 अक्टूबर 1952, यह भी सही है। और फिर कमांड एरिया कार्यक्रम 1974 में प्रारंभ हुआ और इसका जो उद्देश्य था कि जो है निर्मित सिंचाई क्षमता के जो उपयोग उसमें सुधार लाना, यानी कोई सिंचाई का साधन है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए उसमें सुधार लाना और सिंचित कृषि से उत्पादन और उत्पादकता को जो है अनुकूल करना यानी बढ़ाना। कमांड एरिया किसको बोलते हैं? जैसे बहुत से नहरें जो सिंचाई के साधन हैं या सिंचाई परियोजनाएं, उनको जोड़ के, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि जैसी जो है लगभग 60 परियोजनाएं छोटी बड़ी थीं, उनको मिला के कमांड एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया। और इसे जो है 2015-16 में जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको लागू किया जा रहा है। यानी प्रारंभ तो हुआ 74 में, लेकिन इसको फिर बाद में 2015-16 से इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लागू किया जा रहा है। और जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है यह 1954 नहीं अपितु 1952 से चल रही है। इस तरह अगर देखें तो इस प्रश्न में सुमेलित जो नहीं है वह आपका डी विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली जो योजना से संबंधित अगला जो प्रश्न है वो हमारा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना भी बोलते हैं। यह योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुई और जो इसका उद्देश्य था कि देश के सभी जो गरीब परिवार हैं, चाहे वह शहरी हों या ग्रामीण हों, उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। और यह लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक रखा गया था कि जितने भी गरीब शहरी या ग्रामीण हैं के लोग हैं उनके परिवारों को आपको मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। और इसमें क्राइटेरिया यही था कि जो है आपके पास पहले से मौजूद कनेक्शन नहीं होने चाहिए, आपको नया कनेक्शन लेना है और आपके यहाँ बिजली नहीं है इससे पहले, तो आपको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और इस मुफ्त बिजली कनेक्शन के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, तो इसमें एक डीसी पावर प्लग मिलता है, प्लग, और एक एलईडी बल्ब दिया जाता है। और उसमें 5 वर्ष तक अगर कोई आपके मीटर में खराबी आ गई तो उसकी मरम्मत की सर्विस भी दी जाती है। तो इस तरह इसमें एलईडी बल्ब और 5 वर्ष तक की मीटर की सर्विस ये सब प्रदान की जाती है। आज भी यह योजना आप इसके पात्र बन सकते हैं अगर आप गरीब हैं
और आपके घर में पहले से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी बिजली नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर 25 सितंबर 2017 एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 9वां कि स्वजल धारा योजना, मतलब एक तरफ योजना है, उसके सामने आपको उसके वर्ष दिए गए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। तो स्वजल धारा योजना ये कब प्रारंभ की गई? स्वजल धारा योजना की बात करें तो यह 2002 में प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या था कि जलापूर्ति प्रबंधन में जन भागीदारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि पेयजल आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल हो, यही स्वजल धारा योजना का उद्देश्य था। और पिछली क्लास में भी इस योजना के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसमें मैंने बताया था कि केंद्र और राज्य का इसमें जो हिस्सेदारी है, यानी यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है वह 90:10 में है और इसका संचालन जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरी जो योजना है, मैं बता चुका हूँ कि हरियाली योजना को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह आपको भ्रम में डाल सकती है। हरियाली का संबंध यहाँ पौधरोपण आदि से नहीं है, वृक्षावरण से नहीं है, इसका संबंध आपका जल प्रबंधन से है, जल संरक्षण से है। और यह योजना 2003 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना का उद्देश्य जल प्रबंधन यानी जल संचयन था। और इसके तहत क्या कार्य किया जाता था कि वर्षा के जो जल हैं उनका संचय करके गांव से बाहर एक तालाब का निर्माण किया जाता था और उसी तालाब में उस जल को पहुंचा दिया जाता था, जिससे जल स्तर बना रहे। तो हरियाली योजना 2003 है, स्वजल धारा योजना 2002 है। अब अगला जो है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, इसको बोलते हैं करपाट, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा करपाट, कपाट CAPART, कपाट। और यह कपाट का निर्माण कैसे हुआ? तो इसमें 1986 में एक पार्टी 1986 में पार्टी एक काउंसिल थी, वह बनी थी। पार्टी का जो फुल फॉर्म है वह है पीपल एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, पीपल एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया। और एक था आपका जो है कार्ट का फुल फॉर्म था काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो क्या किया गया, यहाँ से आपका जो है इसको मिला के दोनों को कपाट बना दिया गया और यह कपाट 1986 में आपका जो है इन दोनों को मिला के बनाया गया था। तो यह ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित है कपाट, और 86 में इसकी स्थापना हुई। और इस काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वह होता है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। इस तरीके से 1986 ये भी सही है। और अगर अगला बात करें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, तो यह 1978 में 1978 में लॉन्च की गई। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि 1978 में कौन सी हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो वह था आपका 6वां 5 ईयर प्लान। लेकिन इस दौरान 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी घोषणा हुई, लेकिन इसको जो लागू या पूरी तरीके से सुलभ जो बनाया गया वह था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1980 में। और इसको आगे चल के 1999 में क्या कर दिया गया, इसको स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया। इस तरीके से पहले का एक मैंने क्या बताया, स्वजल धारा या 2 में है, हरियाली योजना 2003 है, और कपाट जो है आपका 3 सीधा मैच है, डी भी सीधा मैच है। इस तरह A2 B1 C3 D4
पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला है, गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो यह हो ही जाएगा, तो यह सत्य बात है। और अगला जो है, योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, यह भी सही है। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। और फिर अगला है, योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तो बिल्कुल स्थानीय स्तर पर ही इसका संचालन होता है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया गया। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे कथन एकदम सही हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके बारे में अगर बात करें तो 99 में प्रारंभ हुई और इसमें कई योजनाएं मिला के इसको प्रारंभ की गई थी, जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का जो प्रशिक्षण था, ट्राइसेम जिसे बोलते हैं, ट्राइसेम उसको भी इसमें शामिल किया गया। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास से संबंधित एक थी ड्वाक्रा, हिंदी में ऐसे लिखेंगे ड्वाक्रा, यह योजना भी सम्मिलित की गई। और एक योजना थी आपकी जो है ग्रामीण शिल्पियों को जो है विकसित उपकरणों की आपूर्ति हेतु एक सिट्रा थी, सिट्रा योजना, सिट्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक योजना थी गंगा कल्याण, जो पिछले मैं पढ़ा चुका हूँ, गंगा कल्याण योजना, वो भी थी। और एक थी 10 मिलियन वेल यानी 10 लाख कुओं की योजना, यह भी थी। तो इसमें 5-6 योजनाओं को मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में प्रारंभ की गई। लेकिन यह योजना आगे चल के इसको पुनर्गठित कर दिया गया और 2011 में इसको ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सम्मिलित कर दिया गया। यह लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो फिर से मैं एक बार इसका दोहरान करना चाहूँगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुई। कैसे प्रारंभ की गई? इसमें 5-6 योजनाओं जैसे IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, सिट्रा और गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुओं की योजना, इन सब को मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। लेकिन 2011 में इसको राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से जाना जाने लगा, यानी इसका पुनर्गठन किया गया। तो इस तरह से इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सभी कथन इसमें एकदम सही है। अगली योजना जो है हमारी संबंधित उससे एक प्रश्न जो है कि निम्न योजनाओं में से किस योजना का सुमेलन सही नहीं है। इसमें भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो समग्र आवास योजना पहला है, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, तीसरा है भारत निर्माण योजना और अंतिम है ग्रामीण निःशुल्क बस्ती योजना। तो समग्र आवास योजना की बात करें तो यह 2000 में प्रारंभ हुई। जननी सुरक्षा योजना जो कि 2005 में प्रारंभ हुई, 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई और इसका जो उद्देश्य था कि महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये जो है प्रसूति सहायता के रूप में देना। यानी अगर महिला गर्भवती है या वह शिशु को जन्म देती है और वह महिला, कौन सी महिला लाभार्थी इसकी बन सकती हैं, जो 19 वर्ष से अधिक हों तथा वह एक जीवित शिशु को उन्होंने जन्म दिया, तो उस समय उनको एक सहायता के रूप में 1000 रुपये, अगर शहरी क्षेत्र की महिला है तो 1000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो 1400 रुपये उसको दिया जाता था। तो जननी सुरक्षा योजना ध्यान रखिएगा 2005 में एकदम सही है। समग्र आवास योजना 1999 में प्रारंभ हुई और फिर अगली योजना जो है भारत निर्माण योजना, यह योजना आपकी 2005 में ये भी प्रारंभ हुई, 2005-06
यहाँ लिख देता हूँ मैं 2005-6 एकदम सही है। और इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यानी आधारभूत जो ढांचे होते हैं तथा कनेक्टिविटी उसका विकास करना था। इस तरह से इसका भी ईयर एकदम सही लिखा हुआ है। और अगली जो है ग्रामीण निःशुल्क बस्ती योजना, ये भी सही है, 2004 में ही प्रारंभ हुई थी। और नाम से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक निःशुल्क बस्ती जो बनाई जाए, वहाँ पे गरीबों को बस्ती मतलब आवास दिया जाए। तो यह सभी जो नीचे के सभी विकल्प सही हैं, लेकिन ऊपर का जो 2000 और 2001 लिखा है यह गलत है, क्योंकि यह 1999 में प्रारंभ हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह आपका विकल्प ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट योजना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा कि चर्चा की, तो यह छठी पंचवर्षीय योजना में 1977, 1978, 1978, 79 में इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन लागू जो है इसको 1978, 79 में प्रारंभ। कौन सा प्लान था? 6th 5 ईयर प्लान। लेकिन लागू अगर होने की बात करें तो लागू होगा आपका 2 अक्टूबर 1980। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी विकल्प कि जो है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम व छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 78-79 में प्रारंभ हुआ, लेकिन लागू 2 अक्टूबर 1980 में हुआ। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा कल्याण योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। गंगा कल्याण योजना जो बाद में आपका अभी बताया मैंने कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में समाहित हो गई थी, उसी के बारे में आपको बताना है कि गंगा कल्याण योजना के बारे में क्या कथन सही है। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें गंगा जी का कल्याण नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि इस पर सचेत रहना है, जो ऐसे नाम हों जिनके विपरीत उसमें प्रावधान हो तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे गंगा कल्याण योजना और दूसरा हरियाली योजना, इन दो योजनाओं को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो गंगा कल्याण योजना के माध्यम से विपन्न किसानों को बोरवेल्स और ट्यूबवेल की सुविधा प्रदान कर इन्हें भूमिगत जल के दोहन द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। इसमें जो है आपका ट्यूबवेल और ये सब सिंचाई के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराने थे। प्रारंभ में इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास की एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है और इसे अप्रैल 1977 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। यह बात भी बिल्कुल सही है। और अंतिम विकल्प है, इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे 100 नहीं 200 करोड़ रुपए था, 200 करोड़ था, 100 नहीं, ध्यान रखिएगा 200 करोड़ था। इस तरह यह विकल्प गलत है और उपरोक्त जो तीनों हैं वो सही हैं, यानी ABC सही है और डी गलत है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका विकल्प ए होगा। ABC एकदम सही कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 लाख कूप योजना यानी मिलियन वेल के प्रमुख लक्ष्य क्या थे। यह योजना भी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में समाहित हुई थी और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था 10 लाख कूप का निर्माण बिल्कुल था। और सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण, कूप कुआं एक ही बात है। बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, बिल्कुल अगर कुआं वो खोदेंगे तो उनको मजदूरी मिलेगी, यानी उनको रोजगार प्राप्त होगा। तीनों सही हैं। अगला है औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना। यहाँ औद्योगिक की कोई बात नहीं थी, यहाँ पे ग्रामीण जनजीवन से संबंधित यानी सिंचाई के साधन यानी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसी बात थी। तो इस तरह यह विकल्प एकदम गलत है। उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं और तीनों विकल्प जो हैं वह डी विकल्प में हैं। तीनों कथन एकदम सत्य हैं। और अगर इसकी बात करें तो यह योजना 10 लाख कूप योजना जो है 1989-90 में प्रारंभ हुई, लेकिन आपको बताया मैंने कि 99 में यह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में समाहित हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। इसका जो पूरा नाम है वो पीएम आशा भी बोलते हैं, पीएम आशा, AASH। वो आशा नहीं जो पहले बता चुका हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ये आशा दूसरे आशा हैं, ये आशा किसान के लिए हैं और इस आशा का पूर्ण रूप जो है वह है अन्नदाता आय। एक ए से अन्नदाता हो गया, दूसरे से आय हो गया, और तीसरे से है आपका एस से, एस और एच मिला के इसमें रखा गया है संरक्षण। एच को यहाँ ऐसे लिखा गया है संरक्षण, और ए से है अभियान। अभियान तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि परीक्षा में एक दो बार पूछा भी गया है, हो सकता है कहीं आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे के उनका पूर्ण रूप पूछ लिया जाए, एक तरफ शॉर्ट फॉर्म दिया जाए, उसकी तरफ दूसरा पूर्ण रूप दिया जाए, या शॉर्ट फॉर्म दे के योजना के बारे में उसके संदर्भ, उसके उद्देश्य, उसके कार्य पूछ लिए जाएँ। तो आपको क्या करना है कि जो शॉर्ट फॉर्म है इसको भी याद रखना है, पूर्ण रूप जो है उसका भी याद रखना है। तो पीएम आशा योजना, अब इसके कथनों को देख लेते हैं। तो इसमें कथन है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना। तो कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी तो आय बढ़ेगी, लागत कम होगी और प्राप्त ज़्यादा होगा तो आय बढ़ेगी, किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना। तो यह भी उद्देश्य था। किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान न देना या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसान की आय को दुगने करने जैसी बातें खूब राजनीति में चलती हैं, आपको पता है। कोई पूछता है दुगनी हुई तो कोई कहता है हाँ हुई, कोई बोलता है नहीं हुई। तो यह किसानों की आय दुगना करने की बात हमेशा चलती रहती है राजनीति में। तो किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान न देना, या कोई भी सरकार होगी तो वह यह बात बोल ही नहीं सकती या ऐसे प्रावधान कर ही नहीं सकती। तो इस तरीके से इसमें ये कथन सही हैं, ये कथन सही हैं, ये सही है, लेकिन ये गलत है। इस तरह इसका उपरोक्त 3 कथन सही हैं और अंतिम गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, ABC। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना को बजट 2018 के बजट में इसकी घोषणा की गई, लेकिन इसको जो प्रारंभ किया गया वह सितंबर 2018 में। जैसा कि आपको पता है बजट कब आता है? बजट अप्रैल में आता है। ये पहले, अब तो उसमें भी संशोधन हो गया, बदल गया। सरकारें, राज्य सरकारें अपने अपने उसके अनुसार करती हैं, केंद्र में अलग आता है। तो इस तरीके से बजट जो है, बजट में घोषणा हुई लेकिन सितंबर में प्रारंभ हुई। यह योजना सितंबर 2018 में प्रारंभ हुई थी। और पीएम आशा का पूर्ण रूप आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इसका जो उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और कनेक्टिविटी को विकसित करना, यही इस प्रश्न का उत्तर है। भारी उद्योग, संचार नेटवर्क विकसित करना, यह कोई बात नहीं थी। उत्पादन और लघु उद्योगों को बढ़ाना, इसकी भी कोई बात नहीं थी। और क्षेत्रों में कोर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का विकास करना, ये भी कोई बात नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी एकदम करेक्ट हो। अगली जो योजना है उससे संबंधित प्रश्न है आपके सामने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि 19 फरवरी 2005 में, 19 फरवरी 2005 नहीं 15, 19 फरवरी 2015, 5 दिसंबर याद आ गया हमको, 2015 प्रारंभ हुई। और इसमें जो है, इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि इसमें लगभग 14 करोड़ किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। 14 करोड़ किसान जिनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें क्या था, मिट्टी के नमूनों को लेके
उनका परीक्षण करके किसानों को सलाह दी जाती है कि कैसे आपको उर्वरक यूज करने हैं, कैसे सीड्स यूज करने हैं, कैसे क्या यूज करना है, इस तरीके की बातें इसमें होती हैं। अगर इसमें उद्देश्य की बात करें तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मिट्टी जो है यानी मृदा जो है वो हमारी प्राकृतिक संसाधन है और उनका संरक्षण ही इसका उद्देश्य है। क्योंकि मिट्टी अगर ख़राब है यानी मिट्टी में आपको मिट्टी की जो डिमांड है उससे ज़्यादा आप पूर्ति कर रहे हैं, उसमें आप अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता 10 किलो की है तो आप 20 किलो डाल रहे हैं, तो उससे क्या होंगे, हमारा जो है मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधन का जो है क्षरण होगा। तो इस तरह से इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण था, ना कि क्षरण था। दूसरा विकल्प है मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना। यह बात भी बिल्कुल सही बात है। और कृषि उत्पादकता, जाहिर सी बात है, मिट्टी का परीक्षण करके मिट्टी कितनी स्वस्थ है उसी के अनुकूल जो है आप उसमें उर्वरक यूज करें, उसी के अनुकूल आपको बीज की यूज करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है। और अंतिम जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम धारणीय विकास की बात करते हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना उसकी, तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सभी कथन सही हैं, उपरोक्त सभी, विकल्प डी एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसान संपदा योजना के उद्देश्यों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसान संपदा योजना की बात करें तो यह योजना 2017 में प्रारंभ हुई और इसका जो उद्देश्य था कि कृषि का आधुनिकीकरण करना था, यानी उनका मॉडर्नाइजेशन करना था और कृषि बर्बादी को कम करना था। कृषि बर्बादी का तात्पर्य जो किसान अनाज, सब्जी या जो उत्पादन करते हैं उनका बर्बादी ना होने पाए, वो समय पे बिक जाएं। यानी आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आपने अनाज का उत्पादन कर लिया, सही रेट आपको नहीं मिला या कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है या कोई चीज़ें आपको उपलब्ध संसाधन नहीं है, तो आपके अनाज खराब भी हो जाते हैं। तो इसका फूड जो है कृषि बर्बादी को रोकना इसका उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत क्या बातें हुई थी, इसके अंतर्गत जो है सरकार ने कहा कि हम मेगा फूड पार्क बनाएंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करेंगे। इस तरीके से ऐसी बातें इसमें थी और इससे एक अनुमान व्यक्त किया गया कि लगभग 20 लाख किसान इसके लाभार्थी बनेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करता है। इस बार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर हैं वह एक बहुत ही नवयुवक बने हैं, उनको आपका उनका नाम बताना है, वो बहुत चर्चित भी रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, उनके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से अगर इसमें सही नहीं की बात करें तो पढ़ लेते हैं कथनों को। देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हित आधुनिक आधारभूत संरचना का उपलब्ध कराना, बिल्कुल सत्य बात है। कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन को सुनिश्चित ना करना, अरे ना करना, मूल्य वर्धन ही तो करना है, ना करना कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हुए एक श्रृंखला का निर्माण करना, यह सत्य बात है। सूक्ष्म लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना, यह भी सही बात है। तो इसमें विकल्प, अगर उत्तर की बात करें तो विकल्प बी सही होगा, जो कि कथन की दृष्टि से देखें तो यह गलत है और इस योजना से यह विपरीत अर्थ रखता है। इस तरह अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इससे पूर्व की योजना क्या थी, किसान संपदा। यह क्या है, मत्स्य संपदा, यानी यह मछली उत्पादन आदि से संबंधित है, मछली किसानों से संबंधित है। और इसमें पूछा गया है कि 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत देश में लगभग 150 लाख मीट्रिक टन, 150 लगभग मैं बता रहा हूँ, 150 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है और इसे 2024-25 तक बढ़ा के 220 लाख मीट्रिक टन करना है। और यह योजना जो है वह बजट 2019-20 में, बजट कौन से बजट 2019-20 में
इसकी घोषणा की गई कि ऐसी योजना हम लाएंगे और 2020 में इसको प्रारंभ कर दिया गया। और नीली क्रांति के दिशा में यह सरकार का प्रयास था। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि मत्स्य पालन या समुद्री जो है संसाधन से संबंधित हैं, तो यह ब्लू रेवोल्यूशन के दिशा में जो है सरकार का प्रयास था। 2020 में योजना को प्रारंभ कर दिया गया और इसका जो जानते ही हैं आप, प्राथमिक उद्देश्य इसका यही था कि किसानों की आय दुगना करना, क्योंकि मछली पालन करने वाले भी किसान ही होते हैं। तो किसान की आय को दुगना करना और मत्स्य जो क्षेत्र है उसके पारिस्थितिक रूप से अगर उसको स्वस्थ रखना है, आर्थिक रूप से व्यवहार रखना है और सामाजिक रूप से उसका समावेशी विकास हो, तो ऐसी योजनाएं आवश्यक होती हैं और इसी की पूर्ति हो इस योजना को लाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी एकदम सही है। 220 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया है 2024-25 तक। अप्रॉक्स याद रखिएगा कि 150 लाख वर्तमान में मछली उत्पादन है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है आज का कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस दौरान शुरू किया गया था। यानी आपको जो विकल्प में मतलब 5 ईयर प्लान दिए गए हैं, तो आपको बताना है किस 5 ईयर प्लान के दौरान MNP कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह कार्यक्रम जो है 1974-75 में 74-75 में अगर ईयर याद रखते हैं तो पंचवर्षीय योजनाएं आपको अपने आप पता चल जाएंगी। 74-75 में प्रारंभ किया गया था। उस समय जो 5 ईयर प्लान था वह कौन सा था? 5वां 5 ईयर प्लान था और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन आदि और लोगों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा किया जाए और उनके जीवन में सुधार किया जाए। जैसा कि 5 ईयर प्लान का भी जो केंद्रीय विषय वह यही था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा न्याय पर यह 5वां प्लान केंद्रित था। और उसी की दृष्टि से यह योजना जो यह कार्यक्रम है यह भी लाया गया उसी के अनुरूप। और इसका भी उद्देश्य वही था कि लोगों की जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए तथा उनके जीवन में सुधार लाया जाए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो आपका 5वां 5 ईयर प्लान उस दौरान, और एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं मैं, 5वां 5 ईयर प्लान डीपी धर द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इस तरह से आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला चर्चा हमारी समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में और मुझे आशा है कि आप सभी भाइयों बहनों को यह क्लास बेहद पसंद आ रही होगी और पूर्ण मनोयोग से अच्छे से इसका लाभ ले रहे होंगे। तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लास को अपने सहपाठियों के संग ज़रूर साझा करें, उनको भी यह लाभ प्राप्त होना चाहिए। और हम इसी तरह मुझे अगर प्रोत्साहन मिलता रहा तो मैं अनवरत ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लाता रहूँगा जो आपकी सफलता में थोड़ा सा जो सहायक बनेंगे। इस तरह से आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।